नमस्कार, ट्राई सिटी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रूही ग्रोवर। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। मोहाली में एक निजी अस्पताल के डॉक्टर से नाराज लैब अटेंडेंट ने किया हंगामा। डॉक्टर का वीडियो भी किया वायरल। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को कराया शांत। मोहाली मर्सिडीज सड़क हादसे में आरोपी सम्राट को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दुर्घटना की जांच में जुटी पुलिस ने दुर्घटना स्थल पर किया सीन रिक्रिएट। और चंडीगढ़ में कोरोना मामलों पर काबू पाने के लिए प्रशासन कर सकता है और सख्ती। पंचकुला में भी उपायुक्त ने बनाया कोरोना कंट्रोल रूम। मोहाली में सेक्टर 69 स्थित मायो अस्पताल में एक डॉक्टर ने मंगलवार देर रात अपने ही लैब अटेंडेंट को सबके सामने न केवल गालियां निकाली बल्कि सारे स्टाफ के सामने थप्पड़ जड़े, जिस कारण लैब अटेंडेंट सुरिंदर सिंह के कान का पर्दा फट गया और सुरिंदर के साथियों और घरवालों ने अस्पताल में डॉक्टर के खिलाफ जमकर हंगामा किया। हालात बिगड़ते देख अस्पताल प्रबंधक को तुरंत मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा, जिसके बाद खुद SHO फेज 8 राजेश अरोड़ा मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। इस मामले में पीड़ित अटेंडेंट ने देर रात लिखित में डॉक्टर के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है। अस्पताल के लैब अटेंडेंट ने बताया कि दरअसल मायो अस्पताल के एक डॉक्टर हिमाचल से आए एक पेशेंट का इलाज कर रहे हैं। इस पेशेंट का डॉक्टर ने हीमोग्लोबिन चेक करवाया था, जो कि पहले कुछ निकला और जब दोबारा जांच करवाई गई तो 3 ग्राम कम हो गया। इसको देखकर डॉक्टर परेशान थे कि ना ब्लीडिंग हुई और ना ऑपरेशन किया, फिर कैसे 3 ग्राम खून पेशेंट का कम हो गया। डॉक्टर ने फिर लैब में जांच के लिए ब्लड सैंपल भेजे तो फिर से 3 ग्राम कम आया। इस पर डॉक्टर ने लैब में फोन किया और अटेंडेंट को इसके बारे में पूछने लगे। अटेंडेंट ने जवाब दिया कि 2 बार टेस्ट में जो रिपोर्ट आई वही भेजी है। डॉक्टर ने लैब में आकर सबके सामने गालियां निकालते हुए 4-5 थप्पड़ जड़ दिए। अन्य लैब अटेंडेंट डॉक्टर को ऐसा करने से रोकते रहे और एक ने वीडियो भी बनाई, जिसके बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मेरा नाम आशीष है, मैं SRL लैब में काम करता हूँ। क्या हुआ क्या था? जो मेरे साथ ये सुरेंद्र हैं, जिनके साथ ये टेक्नीशियन जो घटना घटी है, बात ये थी कि एक पेशेंट का सैंपल आया था हीमोग्लोबिन HB का। उसका पहले दिन HB 15 ग्राम आ रहा था, नेक्स्ट डे उसकी रिपोर्ट 12 ग्राम आई, मतलब 3 ग्राम एक दिन में HB कम हो gया। ठीक है जी। तो हमने अपने डॉक्टर से बात करी तो वो कहते हैं कि इसका रीज़न पूछो कि क्या रीज़न है। एज पर लैब टेक्नीशियन हम इसकी रिपोर्ट ऐसे रिलीज नहीं कर सकते कि एक दिन में जैसे आपका 3 ग्राम HB कम हो गया तो आप रिलीज नहीं करोगे रिपोर्ट। ठीक है जी। वेरिएशन बहुत आ रही थी। तो सर ने ICU में जो पेशेंट एडमिट था उसके रिगार्डिंग बात करी ICU स्टाफ से, नर्सिंग स्टाफ से, कि इसका क्या हुआ है। तो उन्होंने बोला कि कोई ब्लीडिंग हुई हो, सर्जरी हुई हो, ब्लड लॉस हुआ हो, कोई रीज़न होगा उसका। तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई ऐसा कोई सीन नहीं है। तो सर ने बोला कि एक रिपीट सैंपल भिजवा दो। तो उन्होंने रिपीट सैंपल भेजा। रिपीट सैंपल से फिर वैल्यू सेम आई, तो 12 ग्राम ही आई। 12 ग्राम ही आई। तो उन्होंने बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि 12 ग्राम पे एक दिन में 3 ग्राम HB कम हो जाए बिना किसी ब्लीडिंग के। तो न्यूरो से डॉक्टर दीपक त्यागी, न्यूरो सर्जन है, वो न्यूरो का पेशेंट था। तो जैसे ही स्टाफ से बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि भाई इसको ना, स्टाफ ने बोला EVD डला है। अब न्यूरो की टर्म लैब टेक्नीशियन को समझ में नहीं आएंगी कि भाई EVD होता क्या है, और आधे से ज़्यादा 70% नर्सिंग स्टाफ को भी नहीं पता होगा कि EVD होता क्या है, और हमें उसका कोई काम भी नहीं होता लैब टेक्नीशियन को। तो उन्होंने अपनी नॉलेज के लिए पूछा कि EVD कोई ऐसी ट्यूब होती है तो ब्रेन में डाली जाती है। ठीक है। सिर्फ ये क्वेश्चन किया था। तो इतने में डॉक्टर दीपक त्यागी ने अपना उनका नर्सिंग स्टाफ से फ़ोन छीना, एक्सटेंशन वाला जो था, और गालियाँ देना स्टार्ट कर दिया माँ बहन की कि तुम लोगों को ये नहीं पता नहीं कहाँ से आ जाते, तो ऐसी वर्डिंग देखा आपने, उसने पहले फोन पे बात हो रही है ये। ठीक है जी। तो अब जैसे एक्सटेंशन पे बात हो रही है तो नहीं पता लगता कि कौन बात कर रहा है, एकदम से फोन उठा के गाली दे। तो इन्होंने पूछा कि सर कौन बात कर रहा है, आप नाम बताओ। तो उन्होंने बोला कि मैं तेरा बाप दीपक त्यागी बात कर रहा हूँ, मैं तेरे को नीचे लैब में आके बताता हूँ। तो फिर वो उन्होंने फ़ोन कट कर दिया और सुरेंद्र सर हम उसी टाइम ड्यूटी पे थे, तो हमें बताने लगी कि ऐसा ऐसे इंसिडेंट हुआ है और कोई डॉक्टर दीपक त्यागी ऐसे ऐसे गालियाँ दे रहे थे और कहते कि मैं लैब में आता हूँ। तो वो गालियाँ देते हुए लैब में आए हैं और मतलब माँ बहन की गालियाँ दे। उसके बाद आपने वीडियो में देखा भी होगा जैसे वो माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं और स्टाफ के साथ मारपीट कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद वो गालियाँ देते हुए बाहर। आपने इसके संबंधी कोई कंप्लेंट दी है? हाँ, इसके खिलाफ हमने स्टाफ का मेडिकल कराया है, उनके कान का पर्दा फटा हुआ है। पुलिस कंप्लेंट की है आपने? कल हम 7 फेज थाने में गए थे तो उन्होंने बोला कि आपका जो सेक्टर 69 वाला हॉस्पिटल है वो 8 फेज थाने के अंदर पड़ता है, तो हम वहाँ पे कंप्लेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आज में भी उनका फ़ोन आएगा। मुकेश जी, सुरेंद्र के साथ हुआ उसके बारे में बताइए, जानकारी क्या है? सर हमारे एक SRL करके एक पैथ लैब है जो हमने आउटसोर्स की हुई है, SRL पैथ लैब को। सुरेंद्र वाज वर्किंग एज ए टेक्नीशियन। तो हमें 20 मार्च एट अराउंड 9:30 बजे के करीब मुझे भी फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। तो कोई डॉक्टर त्यागी हमारे जो यहाँ पे न्यूरो सर्जन हैं
उन्होंने कुछ मैन हैंडलिंग की है उनके साथ, कोई गाली गलौज भी हुआ है। तो हमारे डॉक्टर बागची हैं, ही वॉज द CEO एट दैट टाइम, तो वो इमीडिएटली रश टू द हॉस्पिटल along with some staff of the hospital, some directors also came। तो उनसे बातचीत हुई तो वो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक मैन हैंडलिंग इंसिडेंट जो है वो हुआ। तो वी इमीडिएटली स्पोक टू आवर MD डॉक्टर KG सिंगला एंड वी टुक ए डिसीजन टू प्लेस हिम अंडर सस्पेंशन इमीडिएटली टिल फर्दर ऑर्डर्स, क्योंकि ये मामला थोड़ा सा सीरियस था। बिकॉज हमें पता चला कि काफ़ी इंस्टाग्राम में, काफ़ी फेसबुक में, काफ़ी जगह शेयर अप हो गया था। तो से सारी चीज़ें प्रोस एंड कॉन्स देखते हुए हमने एक इमरजेंसी बोर्ड की मीटिंग कॉल की एंड विच वॉज हेल्ड ऑन येस्टरडे। कल की मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि ही शुड बी प्लेस अंडर सस्पेंशन टिल फर्दर ऑर्डर्स। ही इज़ नॉट अलाउड टू come to the hospital, see his new patients, IPD पेशेंट्स। मगर जो पुराने पेशेंट्स इनके अंडर एडमिट हैं तो नेचुरली बिकॉज ही उन्होंने ऑपरेट किए हैं तो वो मैनेजमेंट ने उनको उन पेशेंट्स को देखने के लिए अलाउ कर दिया। तो हॉस्पिटल कंडेम करता है सर इस इंसिडेंट को। ये इंसिडेंट ना हो इसलिए हम लोगों ने जो भी फर्दर कार्रवाई है इसके लिए एक पॉलिसी बनाई जाएगी और इसके लिए एक हम लोग देखेंगे कि ऐसे कोई एम्प्लॉइज़ आर नॉट, दे आर आल्सो वर्कर्स हॉस्पिटल में, उनका भी उतना ही योगदान है जितना डायरेक्टर्स का। पहले भी 2 इंसिडेंट कर चुके हैं, 2 मामले आपके ऐसी आउटसोर्सर्स के साथ हादसे हो चुके हैं, फिर भी आपने तीसरी बार ऐसा हो रहा है तो उन पर कोई कार्रवाई करने की थाने में कंप्लेंट करके उनको कुछ तो उनको एहसास करा जाए। आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में वो इतनी गंदी गंदी गाली गलौज कर रहे हैं, आउटसोर्स, ही इज अ डॉक्टर, अगर वो आउटसोर्स करके उनको कुछ कह देता तो क्या मतलब उनकी इज्जत रह जाती उनको? बिल्कुल आपको आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम तो बहुत स्ट्रोंगली कंडेम कर रहे हैं सर सारी मैनेजमेंट। देयर आर 8 डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड, ऑल डायरेक्टर्स आर कंडेमिंग दिस इंसिडेंट एंड वी टुक ए डिसीजन येस्टरडे इन द इवनिंग दैट डॉक्टर त्यागी शुड बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन टिल फर्दर ऑर्डर्स। तो हॉस्पिटल ने सुरेंद्र को बुला के कोई बातचीत का तो देना नहीं? सर सुरेंद्र का मैं भी कल गया था लैब में, आई वॉज एडवाइस को कि बीच में संडे पड़ गया तो संडे में हम लोग थोड़ा सा उसको कांटेक्ट करने की कोशिश की। सुरेंद्र का फ़ोन ही स्विच ऑफ हो रहा है, सो वी वर नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट हिम। मैंने भी कल फ़ोन उसको बहुत मारे, एटलीस्ट उसकी कंडीशन देखे, बिकॉज दैट इज़ आवर मोरल। एक ग्राउंड्स के ऊपर हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस इज़ रॉन्ग। बाकी स्टाफ बाहर प्रोटेस्ट कर रहा है तो मैनेजमेंट ने कोई बातचीत करने का जरिया नहीं सोचा उनके साथ? बाहर प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे हैं, सर मुझे हमें पता चला था कि ऐसे ऐसे कुछ टेक्नीशियंस जो हैं दे आर प्लानिंग टू हैव ए प्रोटेस्ट आउटसाइड द हॉस्पिटल एट अबाउट 12 o'clock। हमने 12 साढ़े 12 बजे तक हम लोग देखते रहे कोई आया कि नहीं आया, बिकॉज आई वॉज इन कॉन्टैक्ट विद द पर्सनस कंसर्न। सिक्योरिटी वालों के साथ हम बात कर रहे थे कि कितने लोग आए हैं, तो कहते 5, 7, 10 बंदे आए हैं, तो लेट अस वेट फॉर मोर पीपल टू कम। फिर मुझे पता चला कि आप लोग थोड़ा सा मिलना चाहते हैं तो वी डिसाइडेड टू हैव ए मीटिंग विद यू। अगर वो बात करना चाहते हैं तो आप तैयार हैं उनके साथ बात करने? बात कोई ऐसा हाँ ऑलरेडी मैसेज भेजा हुआ है कि वो उनको चार्ज उसका है, बुला रहे हैं उनको यहाँ बुलाना, यहाँ बुला ले, बाहर जाना तो बाहर जाके हम बात कर लेते। सर जो डॉक्टर्स के ऊपर जो डॉक्टर की वजह से प्रॉब्लम हुई है तो आप डॉक्टर भी उसके खिलाफ क्या कंप्लेंट दोगे कि जो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गंभीर मसला है कि बच्चे का जो कान का पड़ता है वो फट गया या ऐसा कुछ है? सर इसके लिए कंप्लेंट एक ऑलरेडी दे दी गई है। आज सुबह भी मैंने एक कंप्लेंट दी है, तो वो SHO साहब जो फेस 8 मोहाली में बैठते हैं, मैंने उनसे फ़ोन पे भी बात की। क्योंकि सर ये इसमें आपके हॉस्पिटल की भी बदनामी कहीं ना कहीं होती है, अगर ऐसा होता है तो फिर हॉस्पिटल के बदनाम, तो इसके लिए हॉस्पिटल को भी सस्पेंशन ऑर्डर तो एक अलग एक लीगल कार्रवाई करनी चाहिए डॉक्टर साहब। बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर। मैंने SRL पैथ लैब के जो लोग हैं, जो पैथ लैब के लोग हैं सीनियर्स, मिस्टर क्षितिज करके हैं, मैंने रात को कोई 10 साढ़े 10 बजे उनसे फ़ोन पे भी बात की थी कि व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द मिस्टर सुरेंद्र। तो वो ये उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे उनका रैप्चर हो गया एक पर्दा जो है, तो उन्होंने इलाज के लिए उन्होंने कहा है कि हम इनका पूरा इलाज कराएंगे। मैं क्या आप हमारी तरफ से भी बोल दो कि हम भी उनके साथ हैं,
हम भी उनके इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मोहाली मर्सिडीज कार हादसा मामले में बुधवार को पुलिस ने हादसे वाली जगह एक्सीडेंट सीन रिक्रिएट किया। बीते शनिवार सुबह मोहाली के एयरपोर्ट रोड पर तेज रफ्तार मर्सिडीज ने 3 लोगों की जान ले ली थी। घटनास्थल पर सीन रिक्रिएट किए जाने के दौरान डीएसपी सिटी गुरशेर संधू, नगर निगम के एक्सीएन राजवीर सिंह सहित पुलिस और नगर निगम के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। जांच के दौरान ये भी पाया गया कि जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ वहां पर सड़क की लाइट बंद थी, वहां बिल्कुल अंधेरा पसरा हुआ था। वहीं दुर्घटना स्थल को पहले से ही एक्सीडेंटल जोन घोषित किया जा चुका है, जिसे लेकर पुलिस ने वहां हाई सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरा भी लगाए हैं। खास बात यह भी है कि इन हाई सिक्योरिटी कैमरों का दायरा 800 मीटर की रेंज तक कम करता है। डीएसपी गुरशेर संधू ने कहा कि सड़क की लाइट बंद थी, इस बाबत निगम को बंद पड़ी लाइट ठीक करवाने के लिए कहा गया है। डीएसपी ने बताया कि उक्त सड़क पर ज्यादा हादसे ना हो, इसलिए सड़क पर प्लास्टिक स्ट्रिप लगा दी गई है। वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से मोहाली में एक्सीडेंट के संभावित जोन का सर्वे करवाया जा रहा है, ताकि ऐसी जगहों पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी इंतजाम किए जा सकें। दूसरी ओर मर्सिडीज कार चलाने वाले मुख्य आरोपी 18 साल के सम्राट को बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। डीएसपी ने कहा है कि मामले में बाकी के 2 आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्द ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रेड किए जा रहे हैं जी, घरां ते मिले नहीं, जो जानबूझ के मतलब गायब हो गए हैं, अपनी गिरफ्तारी तो डरते मरते मारे इधर उधर घूम रहे हैं, जिन्हों की भाल जारी है जी। एक नूं असीं गिरफ्तार कर लिया, एक दोषी गिरफ्तार कर लिया जी। रेड कर लए असीं जो कुछ दस्सिया ने, पर नहीं पता, असीं पता लगा रहे हैं, उन्होंने मापियां तक मापे पेश कर रहे हैं साडे, उन्होंने फिर पुछगिछ ते पता चलूगा कि की बोलते हैं। मांगे दोषियों नूं जल्दी तो जल्दी पकड़ के वध तो वध सज़ा दवावांगे, ठीक है, ताही मतलब इंसाफ मिलूगा ना। चंडीगढ़ में बुधवार को कोरोना के लिए जारी की गई केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस को लागू कर दिया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये निर्देश एडवाइजर मनोज परीदा ने बुधवार को जारी किए। इसकी कॉपी सभी अफसरों को भेज दी गई है। ये निर्देश शहर में 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। इस बीच संक्रमण को नियंत्रित करने और रोकने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन अपने स्तर पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने पर विचार कर सकता है। हालांकि ये माना जा रहा है कि इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट मूवमेंट पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि इसके लिए किसी भी तरह के परमिट की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से डीसी को निर्देश दिए गए हैं कि वे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए धारा 144 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कोरोना के लिए होने वाले टेस्ट, ट्रैकिंग और ट्रीटिंग का प्रोटोकॉल तय कर लिया गया है। अब सैंपलिंग को बढ़ाकर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों को चिन्हित किया जाएगा, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। संक्रमितों का इलाज नेशनल प्रोटोकॉल के तहत किया जाएगा। मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि हर रोज RT-PCR टेस्टिंग को 70% तक बढ़ाया जाए। अब ये निर्देश चंडीगढ़ में भी लागू होंगे और अब सैंपल टेस्टिंग के लिए प्राइवेट लैबोरेटरीज को भी दिए जाएंगे, ताकि रिपोर्ट 24 घंटे में ही मिल सके और संक्रमित पाए जाने लोगों को आइसोलेशन में या फिर जिस एरिया में ज्यादा केस आते हैं उन्हें माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने को लेकर जल्द से जल्द फैसला किया जा सके। वहीं कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित मोहाली समेत पंजाब के दूसरे जिलों में भी कोरोना गाइडलाइंस को सख्ती से लागू कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने बुधवार को कहा कि पंजाब में कोरोना डेथ रेट काफी चिंताजनक है और साथ ही कोरोना का नया वायरस जो पंजाब से भेजे गए सैंपल्स में पाया गया है वो 70% ज्यादा खतरनाक है। इसलिए पंजाब में सरकार स्थिति के प्रति अलर्ट है। उन्होंने बताया कि पंजाब में 45 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को 1 अप्रैल से कोरोना का टीका लगाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह के हालात देश में हो चुके हैं, ऐसे में केंद्र सरकार को कोरोना वैक्सीन दूसरे देशों में भेजने की बजाय अपने देश के ज्यादातर नागरिकों के लिए सुरक्षित रखने में ही ज्यादा रुचि दिखानी चाहिए। नवा ਜਿਹੜਾ UK ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਮੋਰਬਿਡੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੌਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ NIG ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 326 ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਸੀਗੇ ਉਹ UK ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ
ऐसा डिटेक्ट ना होंगे तो साਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਤੱਕ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਰਾਈਡਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਆਪਣੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ PCMS ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਥਰਡੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੇਤੀ ਲਵਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੂਸਟ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਥੱਲੇ ਹੈਗੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਸਾਡੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਸਮਝਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੰਗਸ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਹ ਹੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਥੱਲੇ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਤਰਕ ਕਰਕੇ लागू करावांगे ताकि लोग सेफ रहें। वहीं पंचकुला में भी बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम बनाया है। इस कंट्रोल रूम के लिए एक टीम का गठन भी किया गया है। ये टीम कोरोना मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों को ट्रेस करेगी ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। पंचकुला के उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने पंचकुला जिले में पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए SOP की कड़ी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों की एक टीम का गठन किया है। ये टीम जिला में कोविड-19 के सक्रिय मरीजों के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों का गहनता से पता लगाएगी ताकि कोविड-19 को आगे फैलने से रोका जा सके। वहीं संपर्क में आने वाले लोगों के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। ये टीम जिला उपायुक्त कार्यालय द्वारा स्थापित जिला कंट्रोल रूम से संचालित होगी। चंडीगढ़ में बुधवार को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य पद पर विकास दहिया को शपथ दिलाई गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री का स्वागत पूर्व हरियाणा राज्य कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष भारत भूषण ने किया। वहीं इस दौरान भोपाल सिंह को भी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई गई। देखिए, हमारी अपेक्षा ये है कि जब भी इनको क्लास 3, क्लास 4 यानी क्लास C और क्लास D की रिक्वेशन दी जाती है तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उसकी अपनी एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के माध्यम से वो चयन करके और कैंडिडेट्स देते हैं, उसके बाद सरकार उसको ज्वाइन कराती है। तो हमारी अपेक्षा यही है कि जितनी भी हम रिक्वेशन को भेजेंगे उसको ये एक शुचितापूर्ण तरीके से एक जिस प्रकार से पहले हमने सारे सिस्टम को चलाया है उसका बिना किसी मेरा कहना है कि बिना किसी व्यवधान के ठीक से प्रक्रिया इनकी चलती रहे, कोई उसके अंदर गड़बड़ ना हो। और उसके सारे प्रावधान पहले भी हमारे कमीशन ने बनाए हैं और मैं समझता हूं कि नया कमीशन जो गठित हुआ है ये पुराने वाले कमीशन से भी अपने उनके अनुभवों से और एक अच्छी पद्धति से प्रक्रिया से इस चयन को पूरा करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। हम नहीं कहेंगे, वो शेड्यूल इन्होंने अपने आप बनाना होता है, उनकी प्रक्रिया में होता है। हमारा तो इतनी अपेक्षा है कि जितनी हम इनको रिक्वेशन देंगे वो रिक्वेशन शेड्यूल के हिसाब से पूरा करें, हर साल अपना शेड्यूल बनाएं। और इस बार एक आसान काम हमने जो किया है वो ये किया कि क्लास 3 और क्लास 4 के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से एक ही एग्ज़ाम होगा और वो
बच्चा जो भी कोई यानी एप्लीकेंट है वो एक बार रजिस्ट्रेशन कराएगा तो 3 साल तक उसकी मेरिट जो है वो कायम रहेगी। और उसमें भी जो क्लास डी के है वो हमने जो प्रावधान सरकार की ओर से बना के देना था बना के दे दिया। ग्रुप डी का तो एक ही एग्ज़ाम होगा, उसी में जिस किसी की रिक्वेशन होगी वो उसमें से लेते रहेंगे। और ग्रुप सी का जो होगा वो डिपार्टमेंट वाइज एक एग्ज़ाम और इनको करना होगा। जो मेरिट के लोग होंगे उनके 3 गुना एक संख्या लेकर के उनका एक एग्ज़ाम होगा डिपार्टमेंटल, वो उसमें से सिलेक्शन करेंगे। कोई इंटरव्यू नहीं है, इसलिए बहुत एक सरल प्रक्रिया ये एप्लीकेंट्स के लिए बना दी गई है। बैठक भी की है फसल खरीद को लेकर, जिसमें किसानों को अगर टाइम पे पेमेंट नहीं हुई तो 9% ब्याज के साथ दी जाएगी। देखिए, सारा डिपार्टमेंट ये सारी प्रक्रिया को बना रहा है, कर रहा है। हमने एक उनको बताया कि चूंकि किसान का पैसा होता है वो जितना डिले हो उसको उसका इंटरेस्ट जरूर मिलना चाहिए, तो 9% इंटरेस्ट की बात हुई है वो उनको हम देंगे। लेकिन इस सारे में एक जो हमारा ये जो आईटी का सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, वो तैयार किया जा रहा है और इस बार डायरेक्ट पेमेंट होगी किसान को, वो आड़ती के माध्यम से नहीं जाएगी। जितना डिले होगा उतना इंटरेस्ट उनको। क्या ये मैंडेटरी कर दिया गया सर, सीधे किसानों के खाते में ही जाएगा? सीधा किसानों के खाते में जाएगा। हर साल जो आड़ती जो है वो हड़ताल करने की बात करते हैं, हड़ताल इस बार भी हड़ताल। मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा विषय आएगा, क्योंकि उनकी आड़त, उनका सारा खर्च उनको मिलेगा और जिसके वो हकदार हैं और उनका काम अपना है, यानी बोली लगवाना है, उसको आड़ती को अपना तोल कराना है, उसकी भराई करानी है, उसकी लोडिंग करानी है। मंडी में जितना काम है आड़ती का वो आड़ती ने करना है, बाकी जिन्होंने अपने अपने काम करने हैं। जहाँ तक किसान और आड़ती के आपसी लेन देन का विषय है, ये उनका अपना विषय है, हमारा उसमें कोई लेना देना। वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल आपने चालू किया था उसके शायद अभी कम रजिस्ट्रेशन होगा, तो क्या उसका अवधि और बढ़ने की है? क्योंकि परिवार पहचान पत्र के साथ कोई दिक्कत आ रही है उसके जोड़ना। अभी विचार करेंगे, उसकी तारीख अभी बाकी है, 31 मार्च तक उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना था और मैं समझता हूँ रजिस्ट्रेशन हुआ है काफ़ी, फिर भी आवश्यकता पड़ेगी तो बढ़ा सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जिन लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन करना है, जो अनएम्प्लॉयड है, जिनकी क्वालिफिकेशन तय है, उन्होंने भी भरना और तो कोई आगे भर नहीं सकता। इसलिए ग्रुप सी का, ग्रुप डी का जिन्होंने भरना है वो सब भरेंगे और ताकि उसके तुरंत बाद हम कोई ना कोई एग्जाम की तिथि वो तय करवा दें। सर, युवाओं के 75% रजिस्ट्रेशन के भी फाइनल मोहर लग रही है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? फाइनल मोहर लगा दी नहीं, मोहर तो लग गई है, उसमें क्या दिक्कत है? आखिर 73% लोगों को मिलना ही चाहिए। सर, यहाँ के युवाओं को इतना स्किल्ड होना भी जरूरी है, उसके लिए क्या तैयारी है? स्किलिंग की हमारी यूनिवर्सिटी भी है, स्किलिंग के हमारे हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन भी है, बहुत से कोर्सेज जो आवश्यकता है एंटरप्रेन्योर की, इंडस्ट्री की, वो सारी स्किलें उनको कराएंगे। और ये बात ठीक है कि स्किल्ड जो लोग हैं वो यानी एक स्किलिंग की जो आवश्यकता है वो जब तक नहीं होगी तब तक बाध्य कोई भी नहीं है। स्किलिंग और जो योग्यता है वो पूरी जिनकी होगी उन्हीं को इंडस्ट्री को रखना होगा। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई ने पंचकुला कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक की, जिसमें जिला पंचकुला कांग्रेस की पर्यवेक्षक ज्योति खंडेलवाल भी मौजूद रहे। इस बैठक में पंचकुला जिला कांग्रेस की नई कार्यकारिणी पर चर्चा की गई। जिला पंचकुला कांग्रेस की पर्यवेक्षक ज्योति खंडेलवाल ने कहा कि पंचकुला जिले की कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए पंचकुला कार्यकारिणी गठित किया जा रहा है, जिसके लिए सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सुझाव मांगे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आने वाले दिनों में उपचुनावों को लेकर कांग्रेस मजबूती से काम कर रही है। हालांकि ज्योति ने कांग्रेस में किसी तरह की गुटबाजी से इनकार किया और कहा कि पार्टी में सबको अपना अपना सुझाव रखने का हक है। उन्होंने कहा कि जल्द ही पंचकुला कार्यकारिणी का गठन कर दिया जाएगा और कांग्रेस आने वाले दिनों में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों की आवाज उठाएगी। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के संगठन की मजबूती के लिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने और यहाँ के प्रभारी विवेक बंसल जी के निर्देशानुसार यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं की राय को जानने के लिए और उनकी राय के अनुरूप सभी के सामंजस्य के साथ कांग्रेस पार्टी के, चाहे वो जिला अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे वो बूथ अध्यक्ष के रूप में हो, वार्ड अध्यक्ष के रूप में हो, सबकी राय जान करके और एक संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए आज की इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। एक शुरुआत आज यहाँ पर की गई है। आदरणीय शैलजा जी के नेतृत्व में ये चाहते हैं कि हरियाणा की कांग्रेस पार्टी बूथ स्तर तक भी मजबूत रूप से बीजेपी के हर एक तानाशाही रवैये के खिलाफ, हर एक अलोकतांत्रिक तरीके के खिलाफ
हर एक जो थोपा जा रहा है लगातार, महंगाई जिस तरीके से मुंह फाड़ रही है, आम जनता परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, हर दलित वर्ग परेशान है, उसकी अगेंस्ट कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती से हर वर्ग के साथ मिलकर के संघर्ष करे और बीजेपी की सरकार को चेताए कि आपके इसी तरह के अगर रवैया रहा तो आगे आने वाले समय में देश की जनता आपको सही जगह दिखा देगी और आप जो लगातार एक दमनकारी नीति अपना रहे हैं, एक असंवैधानिक तरीका अपना रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके लोकतंत्र को ख़त्म करने की जो कवायद लगातार कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट कांग्रेस पार्टी जिसने अपना खून पसीना दे करके देश के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है, उसका एक एक कार्यकर्ता उसके अगेंस्ट संघर्ष करेगा। और इसीलिए यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की एकजुटता और उस संगठन को मजबूत करने के लिए आज इस मीटिंग का आयोजन किया गया। तो आगे क्या रणनीति रहेगी सरकार प्रकार से, महंगाई की बात की जाए, पेट्रोल डीजल की बात की जाए? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमारा यही रहेगा कि सबसे पहले हम अपने आज जो शुरुआत की गई है उसमें सभी कार्यकर्ताओं की राय जाने, कार्यकर्ता क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, जनता के बीच में वो रहता है, किस तरीके की समस्याएं उसको सामने आ रही हैं और उसके अनुसार किस तरीके से इस संगठन को और मजबूत करने का काम किया जाएगा। और फिर यहाँ पर जिम्मेदारियाँ दे करके और पार्टी के संगठन को मजबूत करके, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, चाहे वो अलोकतांत्रिक तरीके से तानाशाहीपूर्ण रवैये की बात हो, हर एक रवैये के अगेंस्ट कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ाई लड़ेगी, धरना प्रदर्शन करेगी, लोगों के पास जाएगी, लोगों के पास कांग्रेस पार्टी के संदेश को पहुंचाएगी, जिससे आगे आने वाले चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी को लाभ मिलेगा और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपना वर्चस्व पुनः स्थापित कर पाएगी। मैं यूँ कहना चाहूँगी, गुटबाजी नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। आप अभी आज भी अगर आप देख रहे हैं मीटिंग में, तो इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का आना, इतने लंबे समय से जब यहाँ पे संगठन इतना मजबूत नहीं था, उसके बावजूद आना, वो कांग्रेस पार्टी के प्रति उनके विश्वास को ही दर्शाता है, उनके कांग्रेस पार्टी की रीति नीति के प्रति उनके विश्वास को दर्शाता है। और जब बहुत बड़ी पार्टी होती है, इतनी बड़ी पार्टी होती है, इतने कार्यकर्ता होते हैं, तो सबके अपने अपने कुछ विचार और मत हो सकते हैं, लेकिन जब बीजेपी के खिलाफ लड़ने की जब बात आती है, तब कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस का हर एक नेता एकजुट है। जब किसी वंचित वर्ग के लिए संघर्ष करने की बात आती है, तब कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी का हर एक नेता पूरी तरीके से एकजुट है और वही एकजुटता आपको दिखाई देगी, वही एकजुटता के साथ संघर्ष आपको दिखाई देगा और उसी एकजुटता के माध्यम से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आगे आने वाले चुनावों में जीत दर्ज करके भी अपनी उपस्थिति उसी अनुरूप दर्शाएगी। क्या वजह क्या है कि इतने लंबे समय तक कांग्रेस ने संगठन नहीं बनाया? देखिए, मैं यूँ कहना चाहूँगी कि अगर इतने समय तक अगर नहीं बना तो उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी ने उठाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये तय कर लिया है कि आगे आने वाले समय में जल्दी ही हम अपने संगठन को पुनर्स्थापित कर देंगे, मजबूत संगठन को स्थापित करेंगे जिसमें हर कार्यकर्ता की भावना शामिल होगी। तो आगे आने वाले समय में आप कांग्रेस का एक मजबूत संगठन देखेंगे। हमारा जो मेन जो क्राइटेरिया रहेगा वो कांग्रेस की रीति नीति के ऊपर पूरे तरीके से उस व्यक्ति का विश्वास और कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की, सामंजस्य करने की क्षमता होना, ये दो बातें हमारी मुख्य रूप से रहेगी, जिससे वो कांग्रेस के हर एक नेता को, हर एक कार्यकर्ता को साथ लेकर के चल सके और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की रीति नीति और सिद्धांतों को आगे बढ़ाए। तब जब आप जीत होती है तब आप नहीं कहते हमारी पार्टी एकजुट है, लेकिन जब हार जाती तो आप उस पर ठीकरा फोड़ने लगते हैं कि हमारी पार्टी एकजुट नहीं है। नहीं, हमारी पार्टी एकजुट है। चुनाव की हार और जीत बहुत अलग बात हो सकती है, लेकिन पार्टी पूरी तरीके से एकजुटता के साथ आपको दिखाई देगी। नहीं, मैंने तो, आपने मेरी बात को शायद पूरा नहीं सुना। मैंने ये कहा, मैंने तो उसी समय कहा कि जिसे मिसअंडरस्टैंडिंग कहा जा रहा है वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो अति उत्साह ज़रूर हो सकता है, क्योंकि कार्यकर्ता अपनी बात को कहने के लिए उत्साहित है। कार्यकर्ता चाहता है कि उसकी बात वो पहुंचा सके। उसे शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता होगा कि क्या पता मेरी बात को सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा, लेकिन पूरा हम विश्वास दिलाते हैं कि हर एक कार्यकर्ता की बात को सुना जाएगा। जब तक वो चाहते हैं अपनी बात को कह सकते हैं, उनकी बात को पूरा सुना जाएगा और उनकी भावनाओं को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुँचाने का भी काम किया जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बुधवार
बुधवार को एसी जोशी लाइब्रेरी को खोलने को लेकर एसएफएस के बैनर तले काफी हंगामा किया। स्टूडेंट्स का कहना था कि पहले ही करीब 1 साल तक लाइब्रेरी बंद रहने से उनकी पढ़ाई प्रभावित रही है। अब दोबारा कोरोना के डर से इसे बंद कर दिया गया है। ऐसे में उनकी और कितनी पढ़ाई सफर करेगी, ये भी यूनिवर्सिटी प्रशासन को सोचना चाहिए था। स्टूडेंट्स का कहना था कि वे पहले से ही यूनिवर्सिटी के बाहर भी और लाइब्रेरी में भी कोविड-19 नियमों की पालना कर रहे हैं। ऐसे में लाइब्रेरी को खोला जाना चाहिए। छात्रों ने मांग की है कि पीयू प्रशासन ने जो लाइब्रेरी बंद करने का फैसला सुनाया है उसे वापस लिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि कोरोना का डर दिखाया जा रहा है, जो गलत है। इसके बाद स्टूडेंट्स ने पीयू प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि कोविड के कारण पीयू की सभी लाइब्रेरीज को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। तो ये था हमारा आज का ट्राई सिटी बुलेटिन। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। इस प्रोग्राम को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार।